लाइक टू से दैट वो मैं जो प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ इंग्लिश और हिंदी के साथ दोनों करूँगा। मेरा स्लाइड्स जो होगा वो इंग्लिश में होगा और मैं कोंकणी, कन्नड़ा, तुलु, हिंदी और इंग्लिश भाषाएं बोल सकता हूँ। अगर कोई पेशेंट्स कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन के बाद आप म्यूट करके बता सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो इस प्रेजेंटेशन के बारे में। I speak Konkani, Kannada, Tudu, Hindi, and English. If any patients or caregivers have some doubts, you can ask me after the presentation. The PowerPoint slides would be in English. I will also use Hindi while I make my presentation. Okay. Can you see my screen? Sir, it's unshared. Okay. Is it changing? Yes, sir. Now it is. ओके सो आज का टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच थेरेपी। मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल पेशेंट्स के, मेरे पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स बताऊंगा कैसे करते हैं। मैं ईच थेरेपी टास्क को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, मैं उसका मतलब आपको समझाऊंगा। आई विल एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय स्पीच थेरेपी एंड व्हाट आर द, इट्स अ बिग अम्ब्रेला टर्म, एंड what are our patients concerns which usually is said to me, and then I'll try to present it in such a way that many of those cases can be, you can see it that maybe my my patient or would have similar skills, or maybe they have similar complaints. So ये प्रेजेंटेशन में मैं कुछ उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सके कि हम थेरेपी के टास्क कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उसका इतने टास्क को हम कैसे घर पे कर सकते हैं, या आप स्पीच थेरेपिस्ट से क्या उम्मीद रख सकते हो, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। थोड़ा उसके बारे में मैं कुछ केस एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक नोट है, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ पेशेंट्स के लिए है और उनके केयर गिवर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे इमेजेस मैंने गूगल से लिया है ताकि आपको एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो इसलिए ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, सिर्फ पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स के लिए है। My slides are not changing. What happened? The slides are not getting changed, so I So I suppose you have to right click and do a next slide. Might be that hmm, option. Just share and right click. share and light. Can you see my screen now? Yeah, screen is visible. Yeah. Now Okay. it is changing, sir. Yeah, okay. एक note है for all caregivers that each clinician will have individualized view on therapy task selection, and they would select an appropriate therapy task for you. This is made by careful observation. हम देखते हैं कि आप कैसे बात करते हो। स्पीच थेरेपिस्ट आपको एनालाइज करते रहते हैं। दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाई द असेसमेंट्स कैन बी लेंदी। हम लोग बहुत टाइम लेते हैं, हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं आपके जो स्पीच है, कितना समझ सकते हो, कितना बोल सकते हो, वाक्यों में कितना बोल सकते हो। जो एफेजिया के रिलेटेड हम बोलते हैं कि वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज होती है, मतलब सही टाइम पे एक शब्द नहीं आ जाता है, वो कैसे कैसे एरर्स होते हैं, वो सारे हम केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करते हैं और वो डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक रिलेटेड गोल्स चाहिए तो आप अपने स्पीच थेरेपिस्ट से बात करना पड़ेगा। मैं इधर आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा और कुछ मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स दूंगा। इस टॉक में हम क्या बात करेंगे, पहले आपको समझना है कि स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब जो वाचाघात का इश्यूज होते हैं वो ब्रेन डैमेज से होने के बाद क्या प्रॉब्लम करती है कम्युनिकेशन में। फिर हम कौन हैं, हु आर वी, वेयर आर वी एंड व्हाट डू वी डू। हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम कैसे गोल आइडेंटिफाई करते हैं। सभी के लिए एक ही जैसा गोल नहीं बना सकते हैं, सभी को एक ही जैसा थेरेपी नहीं कर सकते हैं, सभी को टेलर मेड जैसा थेरेपी हम प्लान करना पड़ता है। और व्हाट इज स्पीच थेरेपी, हाउ डू वी प्रोवाइड थेरेपी, ये अगला टॉपिक होगा। फिर उसके बाद
इंटेंसिव प्रैक्टिस। लोग हमेशा पूछते हैं कि कितने बार प्रैक्टिस करें, कब तक प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए मैं कुछ एक एनालॉजी, कुछ एक उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सकते हैं ये इतना इंटेंसिव प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर आप घर पे कैसे इंटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल दूंगा, हमारे कंट्री का एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको समझ सके कि आप घर पे कुछ प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हो। और मैं थेरेपी टास्क को नहीं बताऊंगा, मैं उसका मतलब बताऊंगा। नेक्स्ट के 2-3 सेशन में आपको ईच थेरेपी टास्क जो होम बेस्ड मॉड्यूल है उसका सेशन भी प्लान हुआ है, तो उसमें आप ईच थेरेपी टास्क जो चाहिए वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं इंटेंसिव प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करना, क्यों करना है बार बार प्रैक्टिस और उसका मतलब क्या है, वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। फिर इंडिया के बारे में, हम बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं इंडिया में, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्लिनिशियंस ढूंढना, जो क्लिनिशियंस अपने भाषा में बात करें वो ढूंढना। तो उसके लिए क्या क्या हम अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं ताकि आप घर पे ही थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो पहले एफेजिया के जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि जो बात करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं। मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है जब हम बात करते हैं, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला। इधर एक एग्जांपल देता हूँ। घर पे एक पापा और बेटा बात कर रहे हैं, बेटा सुन रहा है, पापा बात कर रहे हैं। दुकान पे एक औरत कुछ सब्जियां खरीद रहे हैं, उनका एक थॉट है कि हम कुछ खरीदने के लिए बोलना पड़ता है। तो हम वो एवरीडे, दिन नित्य, डेली लाइफ, वी टॉक एट शॉपिंग, गेस्ट एट होम, even if you see the politicians speak because they have to tell what is there in their mind, and this is a very good skill which is given a blessing only for human। हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, और इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कम्युनिकेशन के दौरान कि मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, और 2 लोग एक सुनने वाला, एक बोलने वाला, या 2 लोग से ज्यादा, 3 लोग सुनने वाले, एक लोग बोलने वाले। मिनिमम 2 people is required। So when this aphasia happens, it is important to know how is your listener, who are your listener, are your family members are listener, are the people around you when you go to work are listeners, or you will be listening to what other people is saying। एफेजिया के ब्रेन डैमेज की वजह से एफेजिया जब होती है तो ये जो नीड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो हम बातें करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ बोलने की वजह से नहीं करते हैं। हम कभी कभी जेस्चर यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, कभी कभी पॉइंटिंग यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ केयर गिवर्स को। व्हेन वी गेट कोल्ड, जब हमको बुखार होती है, तब हम कुछ जेस्चर के हिसाब से हम लोगों से बात करते हैं, तो तभी कम्युनिकेट होती है ना। बस ट्रैवल में, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। बस ट्रैवल में जो जब कंडक्टर आता है तो हम टिकट देने के लिए उनसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनसे जब बात करते हैं जब हमको पता नहीं चलता कि कहाँ जाते हैं। अगर हम रोज बस में जाते हैं तो हम सिर्फ, हमको पता है कि वो कंडक्टर टिकट खरीदने के लिए आया, तो हम सीधा उनको पैसे दे देते हैं। उधर कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम होता है। जब आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ उतरना है, तब आप बातें करते हो, तो उधर बनता है नीड। सिमिलरली जब आपको बुखार या कुछ होता है तो शायद आप उतना बोल नहीं पाते हो, है ना, इसलिए आप तभी क्या करते हो, कुछ जेस्चर या कुछ यूज करते हो। ये होते हैं नीड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इवन इवन मी, टीचर अगर क्लास में बात कर रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, वो पढ़ा पढ़ा रहे हैं, तो ये सब नीड होती है हमको बोलने में या कम्युनिकेट करने में। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है, जब ये स्ट्रोक आती है, उनको बातें करने में भी प्रॉब्लम होती है, और नॉन वर्बल जो हम बोलते हैं कि जेस्चर या पॉइंटिंग, बहुत सारे लोगों में इतना मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोगों में एक ही तरह का प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज का इशू बोलेंगे तो जो बोलने वाला है उसका समझना और उसका बोलना। रिटर्न लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर समझना, है ना। और ये सभी चीजें डेली कॉन्वर्जेशन में दिक्कत होती है, सेंटेंस में बोलने में दिक्कत होती है, सेंटेंस में लिखने में दिक्कत होती है, सिंगल वर्ड लेवल में भी दिक्कत होती है, समझना और बोलना। इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो उच्चारण के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको लास्ट 2 सेशन में आपको एक्सप्लेन किया है। मैं इतने में फोकस कर देता हूँ,
और ये बोल देता हूँ कि सभी जगह को, सभी पेशेंट को एक ही तरह से नहीं देख सकते हैं। कई सारे लोग पेशेंट में जो वर्ड लेवल में होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कॉन्वर्जेशन में बुरे होते हैं या थोड़ा कमजोर होते हैं। सेंटेंस में कभी कभी अच्छे होते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्जेशन की बात आती है, वाक्यों में बात करना, तभी वो दिक्कत होती है समझने में उनको। तो इन सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं जब हम बात करते हैं, उसका कुछ उदाहरण केस एग्जांपल्स में दूंगा, और आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। हाँ, नेक्स्ट। तो स्पोकन लैंग्वेज में क्या क्या दिक्कत होती है? तो ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, ट्रबल इन राइटिंग क्लियरली, हेमिपेरेसिस भी होता है, वीकनेस भी होता है, और कभी कभी बोलते हैं मुझे वो वर्ड नहीं आता है। रिटन लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर को समझना, या कोई अगर लिखी हुई बात है वो समझ में आना, वो जोर से पढ़ना, वो सब दिक्कत आती है इन पेशेंट में। और हम इसको एक एक चीजों को हमको नोटिस करना पड़ता है, एक एक स्किल को नोटिस करना पड़ता है, और एक एक स्किल का एक एक थेरेपी टास्क होती है। नेक्स्ट। ईच पेशेंट इज डिफरेंट। ब्रेन डैमेज या एफेजिया का है वो प्रॉब्लम्स जो है सभी एक ही जैसा नहीं होता है। आप एक वो स्पीकर के इक्वलाइजर जैसा समझो, जो सपोर्ट मिलता है घर पे, या मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और नीड फॉर कम्युनिकेशन, एक टीचर के नीड फॉर कम्युनिकेशन ज्यादा होती है, या घर पे एक कोई हाउसवाइफ हो, या घर पे 70 ईयर 80 ईयर के जो हो, उनका जो कम्युनिकेशन है घर के सराउंडिंग्स में ही लिमिटेड होता है। लेकिन अगर कोई जॉब में जा रहे हैं या उनके जो काम में होते हैं, तो उनको ज्यादा नीड फॉर कम्युनिकेशन होती है। मोटिवेशन, अगर मुझे बात करने की मोटिवेशन ही नहीं है, तो मैं कितनी भी ट्राई करूं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। ये हमारे नॉर्मल से रिलेटेड में भी है, लेकिन पेशेंट्स विद अफेजिया उनमें ज्यादा होती है, उनको थोड़ा मोटिवेशन ही नहीं आता कि मुझे बात करना है। डिमांड टू कम्युनिकेट, शॉपकीपर को बहुत डिमांड हो सकती है क्योंकि उनको कस्टमर के साथ बात करनी होती है। फार्मर को भी होती है। रिटायर्ड पर्सन यूजुअली घर पे रहते हैं, शायद वो फ्रेंड से मिलते हैं, या अपने फैमिली से ज्यादा बात करते हैं। तो एक एक पेशेंट का डिमांड ऑफ कम्युनिकेशन है, नीड ऑफ कम्युनिकेशन है, और उसका अफेक्टिंग ब्रेन डैमेज के वजह से जो अफेजिया हुआ है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। और उसके वजह से हमको पूरा हिस्ट्री लेनी पड़ती है। वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ ईच पेशेंट्स एंड गेट टू नो दैट व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट और व्हाट दे वांट टू स्पीक। कुछ कम्युनिकेशन टिप्स भी होते हैं। when patients are there at home, caregivers need to understand that we need to listen more. We should not interrupt them. We should motivate them, because if we do not motivate in therapy or in therapy session, it is difficult for us to do therapy task, or give materials. And we need to know how, which type of materials is required. Do not try to demotivate, talk to them, give sufficient time to respond, ask questions, yes or no question। इसका मतलब है, एक उदाहरण देता हूँ, अगर किसी को बातें करने में बहुत दिक्कत है, सीवियर केस है, उनको ऐसा क्वेश्चंस मत पूछो जहाँ पे उनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। डिड यू ईट फूड, आपने अगर खाना खाया है, तो उनका आंसर आना चाहिए हाँ या ना। आपने क्या खाया खाया है, व्हाट डिड यू ईट, उनमें रेस्पॉन्स आना है शायद मैंने पोहा खाया है, डोसा खाया है। तो जब हम बात करते हैं, ये केयर गिवर्स के लिए टिप्स है, जब हम बात करते हैं तब हमारा जो सेंटेंस है इतना तेज नहीं बोलना है, सिंपल से बोलना है, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स तरह से नहीं बोलना है। इफ यू नीड टू नो मोर अबाउट दिस थिंग्स, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो ये वाले मटेरियल से आप देख सकते हो, ये अवेलेबल होते हैं। और जो मोटिवेशन के का है वो हमको थेरेपी में बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर पेशेंट मोटिवेटेड ही नहीं है, वो थेरेपी में आके अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो वो पूरा सेशन हमारा उतना वैल्यूबल या नहीं होता है। In my experience, I also believe that other same many SLPs will have same opinion. No two patients are same. That is, no two Broca's aphasia patients are same. आपने देखा होगा लास्ट 2 सेशंस में आपको जानकारी मिली होगी कि कितने दूसरे दूसरे स्किल्स के पेशेंट्स होते हैं।
नो टू पेशेंट द सिलेक्शन ऑफ थेरेपी टास्क कुड बी सेम। हम जब टास्क सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं जो स्किल इंप्रूव करने के लिए, उसमें से जब टास्क सेलेक्ट करते हैं, कोई भी दो पेशेंट को सिमिलर टास्क सेलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और सिमिलर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा 1 2 3 4 टास्क इस पेशेंट के लिए देंगे, 1 2 3 4, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी केयरफुली ऑब्जर्व देम एंड सिलेक्शन ऑफ थेरेपी टास्क मे बी डिपेंडेड ऑन मेनी फैक्टर्स। मैं कुछ फैक्टर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो स्पीच थेरेपिस्ट, वेयर आर वी, व्हाट डू वी डू, एंड कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा। हम एक्यूट केयर हॉस्पिटल में रहते हैं। उस सिचुएशन में जब आप उस सीरियस सिचुएशन से, जब स्ट्रोक से बाहर मेडिकली थोड़ा बाहर और मेडिसिन ले रहे होते हैं, तब भी उधर रहते हैं। उधर हम कोशिश करते हैं कि उस जगह पे क्या चाहिए, एक्यूट केयर हॉस्पिटल में क्या चाहिए, नर्स को बुलाना, केयर गिवर्स को बुलाना, या ऐसा चीजें जो उस जगह के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं उसके लिए, और कुछ होम बेस्ड प्लान भी हम आपको देते हैं ताकि आप थोड़े घर में थोड़ा मेडिकली स्टेबल हो। और फिर अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन टिप्स भी देते हैं। दूसरा है, हम एकेडमिक सेटिंग्स में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन वे क्लिनिकल सर्विस आर देयर। देन प्राइवेट प्रैक्टिस, रेफरल फ्रॉम डॉक्टर्स फॉर स्ट्रोक एंड एफेजिया इज इंक्रीजिंग, although many of the general people need to meet SLP, where acute care से अगर देखें तो अर्ली थेरेपी का एक ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ा लेट आते हैं तो उधर भी हम लोग कुछ स्किल्स को अडाप्ट करके कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, BSS स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस के बारे में पहले से ही दो एग्जांपल्स मिल गए होंगे। हम गोल ओरिएंटेड असेसमेंट करते हैं। गोल कैन बी अडेप्टिव एज स्किल्स आर अचीव्ड। ऐसा नहीं कि आज हमने एक गोल किया उसके बाद हो गया, ये अडेप्टिव प्रोसेस होता है। रिहैबिलिटेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक वीक के लिए हम ये वाला गोल लिया, नेक्स्ट मंथ के लिए ये वाला गोल लिया, ऐसे एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली ऊपर जा सकते हैं, एक एक सीढ़ी, ऐसे एक एक सीढ़ी, वन वन वी क्लाइंब अ लैडर इन अ वेरी स्लो मैनर सो दैट वी improve your communication first, then speech and language skills, बातें करना skills. How do we plan the goals for therapy? Usually the goals of therapy is mutually planned, एंड हम ये देखते हैं कि इनका इम्पेयर्ड स्किल्स क्या है, इनका जो दिक्कत स्किल्स है वो क्या है, इंटैक्ट स्किल्स क्या है, इनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, कैसे जल्दी जल्दी सीख सकते हैं, और कैसे वो जल्दी जल्दी सीखने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट अपना बहुत सारा टाइम सुनने के लिए डेडिकेट करते हैं, काउंसिल करने के लिए डेडिकेट करते हैं। एक एक स्किल के बारे में जब वो अचीव करते हैं तब उसका उसका रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। और हम बहुत से टाइम डिवोट करते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर 30 मिनट्स का सेशन है तो शायद 25 मिनट्स हम अगर प्रैक्टिस किया तो मिनिमम 5 मिनट्स हम काउंसलिंग के लिए हम डिवोट करते हैं। कभी कभी पूरा सेशन काउंसलिंग के लिए निकल जाता है, क्योंकि पेशेंट्स हम आते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम बहुत सारे काउंसलिंग टिप्स के सेशंस लेते हैं ताकि हमको पता चले कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हम पेशेंट्स पहले ऐसे थे, अभी इतना हमने स्किल्स अचीव किया है, इतना हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना अभी नहीं बढ़े हैं, इतना करना है प्रैक्टिस। वो सारे काउंसिल के रिलेटेड सेशंस होते हैं। I will give an example of a patient where he was a 48-year-old or male. He was a computer engineer from MNC multinational company. वो आए थे 5 months स्ट्रोक होने के बाद, 5 महीना स्ट्रोक होने के बाद वो पौराणिक न्यूरो सेंटर में आए थे। और वो सिर्फ 2 दिन के लिए चेकअप के लिए आए थे सर, पौराणिक सर के साथ, और मुझसे मिले। स्क्रीनिंग टेस्ट किया है, उनका सारे रिपोर्ट्स थे, सारे रिपोर्ट्स में एफेजिया करके डायग्नोस भी हुआ है। उनका जो 5 महीने का जो स्ट्रोक के बाद है, उन्होंने बहुत सारे स्किल्स को अचीव किया है, बहुत सारे लैंग्वेज को स्पॉन्टेनियसली रिकवर किया है। बहुत सारे असेसमेंट जो टेस्ट करते हैं, उसका जो फॉर्मल टेस्ट करके बोलते हैं, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सीलिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं। 100 स्कोर्स है तो वो 95 93 स्कोर्स में उधर आ रहे हैं।
और फॉर्मल टेस्ट के हिसाब से उनका जो स्किल्स है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन उनका कंप्लेंट है कि मैं पहले जैसा ऐसा बात करने का दिक्कत हो रही है, और उनका कंप्लेंट का कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। आई एम नॉट एबल टू फॉलो कपिल शर्मा शो इन यूट्यूब। मुझे कपिल शर्मा शो देखना है और मुझे वो कभी कभी समझ में नहीं आता है। मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डॉक्टर जयशंकर, वो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो उनको बहुत सुनते थे और मैं उनका स्पीच समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ओटीपी नंबर, मोबाइल का जो बैंक का रिलेटेड होता है, ओटीपी नंबर याद नहीं रहता है। मैं आपका सभी टेस्ट आसानी से कर सकता हूँ। आप मुझे चित्र दिखाए, उसका नाम बता सकता हूँ। आप मुझे दूसरा चित्र दिखाए, मैं उसका पूरा सेंटेंस बता सकता हूँ। ये 4 कंप्लेंट्स था। अभी मैंने बताया कि अफेजिया का जो टास्क होता है, अफेजिया का जो स्किल्स होता है, वर्ड लेवल पे होता है, सेंटेंस लेवल पे होता है, कॉन्वर्जेशन लेवल पे होता है। कॉन्वर्जेशन लेवल पे शायद अगर कुछ लोग या यूट्यूब में कुछ वीडियोस ऐसा जो होता है, उधर शायद फास्टर रेट ऑफ स्पीच में बोलते होंगे, तभी मुझे ऐसा हमको नोट डाउन करना पड़ता है। शायद जो वो कंप्लेंट्स दे रहे हैं उनको, जो कॉन्वर्जेशन में जब लोग बात करते हैं, शायद वो फास्टर रेट ऑफ स्पीच में दिक्कत हो रही है। और कभी कभी जो हमारे टेस्ट है उधर बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए है, लेकिन जो हम बातें करते हैं, जो वर्ड्स है हमारे लैंग्वेज में, वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज अ वेरी सिंपलर वर्ड देन इमरजेंसी, जज वर्सेस जस्टिस। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स वर्ड जब होती है कॉन्वर्जेशन में, तभी उनको समझने में दिक्कत होती है। शायद मुझे लगता है जब डॉक्टर, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब बात करते हैं, उनका जो टॉक है वो बहुत सीरियस होता है, सो वो वर्ड्स यूज करते हैं जो उनका स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी है। तो तभी पेशेंट्स जब पॉलिटिक्स जब इंटरेस्ट में रहते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है। कोई बहुत सारे लोग का रेट ऑफ स्पीच बहुत तेज है, तो तभी समझ में दिक्कत होती है। तभी क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने और कैरगिवर ने म्यूचुअली डिसाइड किया उनके गोल्स फॉर होम होम प्रैक्टिस। मैंने बोला कि जब यूट्यूब में देखते हो थोड़ा स्पीड थोड़ा कम करो। कैरगिवर्स को बोला कि जब वो यूट्यूब देखते हैं तो उनके वीडियो के बारे में क्वेश्चंस पूछो। और ओटीपी के इश्यूज का जो टास्क है, मैंने बोला कि नंबर का रिमेम्बरिंग का एक टास्क दिया है। और एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स जैसा पेन वर्सेस इमरजेंसी को जब मैंने बोला है कि मैचिंग का टास्क मैंने दिया है, थोड़ा उनका मटेरियल बनाया है, ताकि उनका जो पहले जो कंप्लेंट था, आई एम एबल टू डू योर टेस्ट, जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत सिंपल है मेरे लिए, लेकिन जो ऊपर का मेरा कंप्लेंट्स है ये आप नोट डाउन करो और मुझे ये वाला गोल्स दे दो। तो इस पेशेंट को मैंने जब होम प्रैक्टिस दिया है, तो ये वाला जो टास्क मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला गोल्स जब सेलेक्ट किया है, वो म्यूचुअली किया है। और हमारे पास एक्स नंबर ऑफ टास्क होता है, 1 to 100 होती है, उसमें 2-3 हम मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि उनका मेन कंप्लेंट का हम टास्क सेलेक्ट करें। नेक्स्ट। So what is speech therapy and how do we provide speech therapy? We need to understand there is a damage in the brain और स्पीच प्रॉब्लम्स, और ये जो रिकवरी का होता है, इलनेस रिलेटेड भी होता है, मेडिकली स्टेबल कभी कभी नहीं होते पेशेंट। और रिक्वायर्ड वर्ड्स, एक एक पेशेंट का जो बोलने का जो वर्ड्स या सेंटेंसेस है, इट मे बी डिफरेंट। पेशेंट शॉपकीपर जो है वो कस्टमर से बात करने के लिए जो वर्ड्स यूज करता है वो इम्पोर्टेंट है, और टीचर को जो चाहिए पढ़ाने के लिए वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मेनी एक्सरसाइज आर अवेलेबल फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, सेंटेंस लेवल में है, वर्ड लेवल में है। तो एक बार वो टास्क आप पहले थेरेपिस्ट से सीखे, एक बार वो थेरेपिस्ट से सीखे, फिर उसके बाद आप दूसरे वर्ड्स को आप घर पे ही कर सकते हो, या ऐसा प्रैक्टिसेस को ज्यादा कर सकते हो। मैं आगे उसका एग्जांपल भी बताऊंगा। थेरेपी कहाँ होती है? थेरेपी क्लिनिक में होती है, यूजुअली 45 मिनट्स to 60 मिनट्स की होती है। और हमको बहुत सारे लेवल पे टारगेट करनी होती है, वर्ड लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, कॉन्वर्जेशन लेवल पे। कभी कभी लोगों को हम उतना कॉन्वर्जेशन लेवल पे या वर्ड सेंटेंस लेवल पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका वर्ड लेवल ही बहुत डिफिकल्ट होती है, और वो स्ट्रैटेजीज यूज करना होता है। और कभी कभी बहुत सारे होम प्लान देते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स और 60 मिनट्स ही होता है, वो काफी नहीं रहता है।
बहुत सारे पेशेंट को नॉन वर्बल, क्योंकि वो वर्बल आने में बहुत डिफिकल्ट होती है, बोलने में डिफिकल्ट होती है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डिफिकल्ट है, तो हम नॉन वर्बल स्ट्रैटेजीज भी उनको सिखा देते हैं, ताकि अभी के लिए घर पे वो सब स्ट्रैटेजीज यूज करके वो एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सके। हम कम्युनिकेशन पार्टनर या केयर गिवर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि अभी के लिए कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज अगर है, कुछ घर पे बात करना है, वॉशरूम जाना है या दर्द कर रहा है, उसके लिए कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और शायद घर पे कोई आया है तो ड्राइंग करके हम उनको सिखा बता सकते हैं हमारी बात, क्योंकि कुछ कम्युनिकेट करने से बेटर है कुछ ना करना। तो नॉन वर्बल लेवल पे भी दिक्कत जो रहती है, जो ब्रेन डैमेज या एफेजिया होती है, उसको हम ये वाला मैकेनिज्म से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि केयर गिवर्स का बर्डन भी थोड़ा कम हो। ये दो चीजें पिछले वीक में शायद आपने देखा होगा। थेरेपी का मतलब क्या है? थेरेपी का मतलब है repeated application of one or many tasks or strategies to improve your speech और communication। एक ही चीज को बार बार करने से वो स्किल परफेक्ट हो जाते हैं, वो स्किल स्ट्रेंथ हो जाती है। जैसे कि अगर मैं स्विमिंग करना करना चाहता हूँ और मैंने सीधा स्विमिंग पूल में डाइव किया और मैंने रोज प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं स्विमिंग नहीं सीख सकता। तो उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जो वर्ड्स है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वो इंग्रेडिएंट्स है, वो थेरेपी नहीं है। वर्ड, सेंटेंसेस, कंटेंट्स आर जस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेरेपी। टू मेक अ टी, you need tea leaves, sugar, water, you need to boil water, those are the ingredients. The outcome may require therapy. तो दैट्स द एग्जाम्पल। इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, कंटेंट है, वो वर्ड्स, सेंटेंसेस, कंटेंट इंडिविजुअलाइज होते हैं। एक पेशेंट का दूसरा होता है, दूसरा पेशेंट का दूसरा होता है। शायद एक टीचर का वर्ड्स दूसरा होता है सिलेक्शन, शायद जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका वर्ड सिलेक्शन दूसरा होता है। और आपको क्या करना है? आपको वो थेरेपी स्ट्रैटेजीज, टास्क और जो प्रैक्टिस मेथड, क्यूइंग, जैसे कि वो सीखना है, एंड नॉट द मटेरियल्स। इंग्रेडिएंट्स को नहीं सीखना है अभी के लिए। थेरेपिस्ट के साथ वो सीखो कैसे स्ट्रैटेजीज यूज किया है, वो वर्ड बोलने में या वो सेंटेंस बोलने में, क्या क्यूइंग मेथड दिया है वो सेंटेंस बोलने में या वर्ड बोलने में। एक एक वर्ड के बारे में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है ज्यादा। अगर डिफिकल्ट वर्ड है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप वो स्ट्रैटेजीज को सीखें और उसको घर पे भी अप्लाई करें। तो वो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बता देता हूँ। थेरेपी का बहुत सारे विधान या बहुत सारे थॉट प्रोसेस है। एक थॉट प्रोसेस है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन अप्रोच। हम रिपीटेडली एक चीज को ऑडिटरी वाइज, मतलब साउंड रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड वाइज हम उनको प्रैक्टिस करवा देते हैं, बोलते हैं, उनसे ज्यादा बुलवाते हैं। और दूसरा है कि अगर मेरे इस हाथ में अगर दर्द है, तो अगर मुझे बकेट उठाना है तो मैं राइट हैंड से दोनों सपोर्ट लेके उठाता हूँ। सिमिलरली स्ट्रोक जब होती है, जो अफेजिया होती है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट ब्रेन में होती है, और राइट ब्रेन की जो फंक्शन है वो होती है म्यूजिक। म्यूजिक है कुछ कुछ हम स्पीच प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं। कुछ इम्पेयरमेंट फोकस भी समझना और बोलने में जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो करते हैं। सपोर्टेड कम्युनिकेशन, उनको केयर गिवर को भी ट्रेनिंग करते हैं हम। केयर गिवर को ट्रेन करके हम उनसे बोलते हैं कि जब उनको दिक्कत होती है तो आप ऐसे बात करना, आप दिक्कत होती है तो ये वाला चीजें देना, ताकि वो बोल सकें। और अल्टरनेट कम्युनिकेशन, ये अगर बहुत सीवियर के पेशेंट्स हैं जो बोलने में बहुत सीवियर है, उनको हम कुछ बोर्ड देते हैं या उनको कुछ टेक्नोलॉजी डिवाइस देते हैं, तो उनसे शायद वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा इम्प्रूव हो सके। बहुत सारे पेशेंट को हम स्पीच आउटपुट लाने में बहुत टाइम लगता है, और इसलिए अभी के कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि हम क्यों बात करते हैं, हम दूसरे लोगों को अपना थॉट पास करने के लिए, जो मैंने पहले स्लाइड में एग्जांपल्स दिए थे आपको। तो इसलिए हम बात करते हैं ताकि हमारा थॉट दूसरे को हम बता सकें।
बोलने से ही नहीं बता सकते हैं, पॉइंटिंग करके भी बता सकते हैं, तो इसलिए ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के एक माध्यम से भी हम बता सकते हैं। एक जो 5 पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किया है, सभी 5 पॉइंट्स का जो है वो इंटेंसिवली हमको प्रैक्टिस पहले करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि 8 आवर्स पर वीक अगर प्रैक्टिस किया है तो एक गोल के ऊपर तो इम्प्रूवमेंट का हम लोग दे सकते हैं। इंडिया में यूजुअली 2 to 3 आवर्स पर वीक होता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है, बहुत सारे जो कंट्रीज में है, यूएस में है या यूके में है, उधर भी वैसा ही सिचुएशन है। इश्यूज बहुत होते हैं, क्लाइंट इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग क्लिनिक के लिए नहीं आ सकते हैं, क्लिनिशियन अवेलेबिलिटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ एफेजिया पेशेंट्स नहीं देखता है, और भी पेशेंट्स देखते हैं, और वो 1 आवर का डेडिकेशन देना पड़ता है एक एक पेशेंट को, और क्लिनिशियंस भी अवेलेबल नहीं होते हैं, वर्कलोड भी ज्यादा होती है, तो क्लाइंट इश्यू होते हैं कि घर से आने में दिक्कत है, केयर गिवर फ्री नहीं रहते हैं, तो ये सारे इश्यूज की वजह से इतना टाइम पर वीक नहीं दे पाते हैं। लेकिन उसका कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है, होम बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, वो टाइम को हम ज्यादा करेंगे, तो अगर दिन में 1 आवर डेडिकेट करेंगे तो 7 दिन में 7 आवर्स तो बन जाएगा। तो ऐसा हम प्रैक्टिस के लिए, होम प्रैक्टिस के लिए कुछ टास्क देते हैं, तो so that it will be easy for the clinicians also to accommodate goals, to accommodate various tasks in 1 week or one session. थेरेपी सेशंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस, एसएलपी जो क्लिनिशियंस होते हैं, बहुत सारे दूसरे केसेस भी देखते हैं, उधर भी 45 मिनट्स to 60 मिनट्स को डिवोट करना पड़ता है। स्टटरिंग जो स्टैमरिंग जैसे बोलते हैं, चिल्ड्रन होते हैं ऑटिज्म रिलेटेड, और इसलिए वर्कलोड बहुत हाई रहता है, और इसलिए आपको होम प्रैक्टिस तो पक्का करनी पड़ती है, क्योंकि 8 घंटे बोलते हैं लेकिन उससे ज्यादा भी करेंगे वो अच्छा है। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि दिन में 10 घंटे करो, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको रेगुलरली करनी पड़ती है, और एक स्ट्रेच में करनी पड़ती है। और मैं उसका कुछ उदाहरण आपको नेक्स्ट स्लाइड में, आपको पेशेंट वाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्या होम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो अपने एसएलपीस या थेरेपिस्ट को आप डिस्कस करो, काउंसिल सेशन में जाओ, और कौन सा टास्क आप कंफर्टेबली कर सकते हो। बहुत सारे टास्क एसएलपी का मदद आपको चाहिए होगा, लेकिन बहुत सारा टास्क जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आप उसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, केयर गिवर्स के साथ प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सारे एग्जाम्पल्स आप एसएलपी के साथ वो सेम थेरेपी टास्क को कर सकते हो, उसका मैं एग्जाम्पल्स कुछ आगे मैं दूंगा। कैन यू ऑल्सो प्रैक्टिस एट होम, ऐसा मैं सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि हाउ, ऐसा क्वेश्चन अगर मैंने कुछ किसी ने पूछा तो मैं बोलता हूँ पहले आप केयर गिवर्स, पहले क्लिनिशियंस को ऑब्जर्व करो, और क्लिनिशियंस कैसे सेलेक्ट करता है। क्लिनिशियंस यूजुअली पेशेंट्स के जो स्किल्स होते हैं और क्या टास्क होती है वो सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं, और वंस क्लिनिशियन ऑब्जर्व्स एंड सक्सेसफुली अंडरस्टैंड्स what tasks are required to improve a particular skill, एक स्किल, छोटे से स्किल, मुझे एक वर्ड बोलना है, 10 वर्ड बोलना है या 20 वर्ड बोलना है, जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया वो बोलने में क्या क्या मुझे इस पेशेंट को क्या क्या क्यूज देनी पड़ती है, क्या एडेप्टेशन करनी पड़ती है इस पेशेंट को। एक वाला पेशेंट दूसरे पेशेंट के हिसाब से सेम नहीं होगा, इस पेशेंट को क्या क्या एडेप्टेशन की जरूरत है, क्या क्या इंटरेक्शन की जरूरत है, कैसे फीडबैक दूं मैं उनको, क्योंकि एक पेशेंट का जब आते हैं उनका इम्पेयर्ड स्किल्स और इंटैक्ट स्किल, डायग्नोसिस तो सेम होगा, एफेजिया वाशाघाती डायग्नोसिस होगा, लेकिन उनका जो स्किल है, कम्युनिकेशन इंटेंट कैसा है। अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी कम्स टू मी एंड वांट टू टॉक अबाउट फिजिक्स, मैं तो पक्का उनको नहीं सुनूंगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। तो अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, कई सारे लोग अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहता तो वो नहीं बात करना चाहते हैं उसके बारे में, तो उनका कम्युनिकेशन इंटेंट क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो सब जानने के लिए बहुत टाइम लगता है। फिर वो मटेरियल्स हम लोग करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन में आके सारे ये चीजें नहीं कर सकते, वो ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, और वो अडेप्टिव होती है। तो एसएलपीज कैन ट्रेन यू ऑन स्किल्स विच यू कैन डू इट एट होम, जो आपको घर पे ही कर सकते हैं वो वाला स्किल्स वो आपको सिखाएंगे, वो वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर एसएलपी का दूसरा स्किल या दूसरा गोल पे जाएंगे और बोलेंगे जो मैंने उस स्किल्स के बारे में बोला था आप घर पे करो, मैं दूसरे में जाता हूँ और जाती हूँ,
उसको बंद मत करो। ये स्किल जब आप मेरे साथ कंफर्टेबली करने, ये वाला स्किल भी मैं होम बेस्ड में देता हूँ, ताकि आप दोनों कंटिन्यूअसली वो जब भी टाइम हो आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर सकते हो ऐसा। तो वर्कबुक सब हम होम में देते हैं और हम कुछ और प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं। कई सारे पेशेंट्स घर पे वो जो वर्कबुक दिया था 1 महीने पहले वो उधर ही अपना ड्रॉअर में रख देते हैं और उसको ओपन भी नहीं करते हैं, और क्लिनिक्स में आके बोलते हैं कि हाँ हमने प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, वो सारे रीजंस होते हैं। वो भी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में, आपको समझ में आएगा थोड़ा। या कैन केयर गिवर प्रोवाइड थेरेपी एट होम, यस और नो? ये यस भी है, कभी कभी नो भी होती है। एक पेशेंट, दो पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट का इधर है, नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा पेशेंट का देता हूँ। एक गोल्स जब हम सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअली, जब हम सेलेक्ट करते हैं केयर गिवर्स में और पेशेंट साथ में जब बैठ के सेलेक्ट करते हैं, और मैं उनका लर्निंग स्किल्स देखता हूँ, उनका मोटिवेशन देखता हूँ। एक पेशेंट आए थे 52 ईयर ओल्ड, और उनका म्यूचुअली डिसाइडेड गोल था कि हमको नाम याद नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं कि हम 100 या 200 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स लेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे 30 वर्ड्स। हम बोलेंगे कि एक वीक में मुझे ये 30 वर्ड्स 90% इंप्रूवमेंट चाहिए, सिर्फ ये 30 वर्ड्स। ये म्यूचुअली सेलेक्ट किया था इन पे, इस पेशेंट को उन्होंने बोला था कि हाँ मुझे फैमिली मेंबर्स के नाम, मेरे ग्रैंडसन के नाम, मेरे ग्रैंड डॉटर के नाम, मेरे फैमिली के नाम, वो वर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, और रेगुलर जो खाने की चीजें हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो वर्ड्स में इजीली मोटिवेटेड हूँ और बोलने में। फिर क्योंकि उनको समझने में बहुत दिक्कत है, तो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है, तो ये वाला 2 गोल हमने लिया था 2-3 वीक्स के लिए। अभी क्या हुआ, मैंने 3 सेशन उनके साथ, एक वाला ट्रीटमेंट, एक वाला टास्क मैंने 1 2 3 4 टास्क यूज किया, 3 सेशन मैंने ऑब्जर्व किया, वो इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर से 3 वाला सेशन मैंने इम्प्रूव, दूसरा वाला टास्क सेलेक्ट किया, वो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ये वाला थेरेपी टास्क जब मैंने सेलेक्ट किया उनको, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है, उनका लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि दूसरा पेशेंट को जो टास्क किया वही चूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस पेशेंट को मैंने जो दूसरा जो थेरेपी टास्क मैंने जब सेलेक्ट किया, तब मुझे चेंजेस देखने आया। 30 वर्ड्स में शायद 20 वर्ड्स ऐसा, और थोड़ा उनका रेस्पॉन्सेस अच्छा था, तो मैंने बोल दिया ठीक है, अभी मैंने 30 वर्ड्स के लिए मैंने अभी सेलेक्ट किया ये वाला थेरेपी टास्क, ये वाला स्ट्रैटेजीज। आप घर पे दूसरा 30 वर्ड्स लो, तो हो गया टोटल 60 वर्ड्स, है ना? तो 30 वर्ड्स, दूसरा 30 वर्ड्स आप घर पे लो, और आप भी वैसे ही करो जैसे मैंने आपको सिखाया। ये वाला मैंने केयर गिवर को बोला था, केयर गिवर था उनका स्पाउस, तो केयर गिवर ने बोला ठीक है मैं भी वैसे ही करता हूँ, और दूसरा 30 वर्ड्स हमने लिया है, तो 60 वर्ड्स अभी हो गया हम हमारा प्रैक्टिस। 30 वर्ड्स मेरे साथ और 30 वर्ड्स वो कर स्पाउस कर रहे थे घर पे। और एडाप्टेशन इन पेशेंट को चाहिए था कि उनको वो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा चाहिए था, और रिटर्न क्यूज बहुत चाहिए था। तो जब हमने देखा उनके बारे में, जब मेरा जो थेरेपी तीन तीन सेशन में देखा और उनका जो थेरेपी 3 सेशन में देखा, इम्प्रूवमेंट हमने देखा कि साथ साथ में आ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज उन्होंने सीखा है। केयर गिवर्स ने वो स्ट्रैटेजी सीख के वो घर पे वही अप्लाई कर रहे हैं उस 30 वर्ड्स को, और हम देख रहे हैं कि अच्छा ये 60 वर्ड्स का एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और 6 सेशन में हमने देखा है कि अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो 60 वर्ड्स में। तो ये वाला एक एग्जांपल है। कैन केयर गिवर ऑल्सो ट्राई सम होम थेरेपी प्लान? दूसरा एक एग्जांपल है, दो 79 ईयर ओल्ड मेल है, वो उन्होंने पीएचडी किया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनका केयर गिवर ने बोला है हम कितने भी ट्राई कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। उनका कंडीशन है प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, उनका स्ट्रोक नहीं है, उनका डिजनरेटिव कंडीशन है। उनका जो स्पाउस है वो भी 72 ईयर्स के हैं, और उन्होंने कमेंट किया है ही डजंट वांट टू प्रैक्टिस विथ मी, ही डजंट लिसन, ही विल ओनली प्रैक्टिस विथ यू, ही इज हैप्पी व्हेन यू कम फॉर प्रैक्टिस। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो उनके साथ, तभी वो बहुत ही एंगेज होते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस जो आपने मुझे सिखाया है एज अ केयर गिवर को, जैसे मैंने टास्क एडाप्टेशन स्किल्स ऐसा मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, तभी उन्होंने बोला मैं भी वैसा ही करती हूँ, लेकिन वो
नहीं होती है मेरे मेरे साथ, वो सुनते नहीं है प्रैक्टिस, आप करो तो बेटर है। कभी कभी होम प्रैक्टिसेस नहीं हो पाती हैं, केयर गिवर्स नहीं कर पाते हैं, तो तभी शायद हमारा जो इंटेंसिव सेशंस होगा या इंटेंसिव थेरेपी होगा वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वो मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं, शायद इस पेशेंट के जो बेटे हैं या बेटी है उनको बुला सकते हैं, या ऑनलाइन में ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो नहीं हो पाया है, लेकिन कंटिन्यू मेरे साथ भी वो प्रैक्टिस करने लगे, थोड़ा वो भी खुश थे कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कभी कभी कि केयर गिवर्स थोड़ा फोर्स कर रहे थे और पेशेंट्स शायद नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, और ठीक है 60 वर्ड्स दिया है सर ने, ठीक है हम सिर्फ 20 वर्ड्स करेंगे बस आज के लिए हो गया। तो इसका भी कुछ एग्जांपल्स में नेक्स्ट नेक्स्ट पेशेंट के हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ। अब तक कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट अबाउट वॉट एवर आई हैव said till now, or we are we taking the questions in the end? We are taking the questions in the end, na? Once we finish the sessions. Okay, am I going too fast? Are you you can Uh, let uh, know, I think right? please, मतलब आप चाहते हैं कि सर और स्लो जाए या ठीक है स्पीड? ठीक है, आप मुझे बता देना अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, हाँ। यस यस। तो एक जो मैंने चीज बोली थी वो मोटिवेशन है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, वो लाना ही बहुत डिफिकल्ट है। मेरे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अगर मैंने 100 पेशेंट देखा है, उसमें से 30 पेशेंट तो थेरेपी के लिए आते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं आते हैं। एक दिन, एक वीक में एक बार आते हैं, फिर 3 वीक के बाद आते हैं। दूसरे जो 30 पेशेंट्स में जो रेगुलर जो थेरेपी आते हैं, उसमें से 10 लोग जो होते हैं वो एडवाइस सुनते हैं, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हैं, होम प्लान्स भी लेते हैं, लेकिन घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो दूसरा है। और दूसरा चीज है कि हम जब बातें करने के लिए लोगों से मिलना होता है, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, मतलब अगर मेरे जो कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में मेरे फ्रेंड्स हैं, या मैं कुछ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, या मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, या मैं शॉप में जाना चाहता हूँ, वो सारे बंद कर लेते हैं और कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में एक्सपोज ही नहीं होते हैं। और जब ये एक्सपोजर नहीं होता है तो मोटिवेशन भी कम होती है ना। तो वो 10-30 जो पेशेंट्स आते हैं, 10 तो करते हैं प्रैक्टिस मेरे साथ, लेकिन घर पे उसको यूज नहीं करते। और 10 में से जो 2 पेशेंट होते हैं, मतलब जो 100 में से 2 पेशेंट होते हैं, वो टास्क को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। एक मेरे साथ भी प्रैक्टिस करते हैं, घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में भी जाके वो स्पीड इज फाइन, ओके। दो दस दस में से 2 पेशेंट रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, दो दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन सेंटेंस, दो दे आर नॉट एबल टू कॉन्वर्स, लेकिन दे एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट। वो ऐसे हम लोग ने उनको प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करने के लिए उनको बोला है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कुछ अल्टरनेट कम्युनिकेशन का मेथड्स यूज करो, ताकि आप उनको बोल सकते हो कि रेट ऑफ स्पीच स्लो करो, कुछ क्यूज दो। तो वैसा हम लोग ने उनको भी दिया है, ताकि वो प्रैक्टिस करने में उनको भी थोड़ा इजी हो जाए, और वो जो रेगुलरली जो प्रैक्टिस करते हैं उनका मोटिवेशन थोड़ा हाई होता है। और जो बाकी के जो पेशेंट्स नहीं आते हैं उनका मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, वो 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ आ जाते हैं, फिर उनका मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। और इसलिए ऐसा मटेरियल हम चूज करना पड़ता है और एक्सपोज करना पड़ता है उनको एनवायरनमेंट में। हम पेशेंट को बोलते हैं अगर आप पहले शॉप में थे तो शॉप में जाओ, लोगों से मिलो, पार्क्स में जाओ, कुछ ना कुछ जब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं, नमस्कार, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, ऐसे वर्ड्स तो लोगों को बोलो, ताकि आप कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेशन आ जाए आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे बैठो आप टीवी देखो, अगर बातें करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता या मोटिवेट नहीं होता तो थेरेपी, सिर्फ थेरेपी सेशन अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आप अगर वो स्किल्स को यूज नहीं करें एनवायरनमेंट में, कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में, बस में बस टिकट लेना है, अगर आप नहीं यूज करोगे वर्ड्स तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए जो वर्ड्स जो प्रैक्टिस करते हैं उसको एनवायरनमेंट में, गलत हो कोई बात नहीं, अगर उनको समझ में नहीं आया तो आपको उनको कुछ चीजें दिखाने पड़ेंगे, कार्ड या कुछ, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा हेल्प करो। लोग समझ पाते हैं, थोड़ा अवेयरनेस भी हम
कोशिश कर रहे हैं इंक्रीज करने के लिए इस फोरम में। और इनका फोरम भी अच्छा है, वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा इंडिया में अवेयरनेस भी इंक्रीज हो जाए, और ये वाला मोटिवेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। और केयर गिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू मोटिवेट देयर पीपल हु हैव गॉट दिस कंडीशन। घर पे रहते हैं तो थोड़ा मोटिवेट करने में थोड़ा उनको हम कुछ टिप्स भी देते हैं ताकि वो uh, थोड़ा मोटिवेशन उनका ला सके। Many patients do not come or do not adapt skills during communication और conversation। वो मटेरियल पे फोकस करते हैं। जो मटेरियल्स मैंने लिया है वो मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स हैं। और एक बात तो है कि रिकवरी तो बहुत स्लो है और इंडिविजुअलाइज्ड है, एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और मैनी ट्राई टू कंपेयर विद अदर्स, मुझे भी एफेजिया है, उसको भी एफेजिया है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम। इसलिए उन पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आप पहले अपने आप को सोचो कि जब आपको स्ट्रोक हुआ था उसका रिकवरी पैटर्न देखो, आप पहले कैसे थे, एक वीक के बाद कैसे, 1 मंथ के बाद कैसे हो गए। और ऐसे एक एक सीढ़ी जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये वाला गोल अचीव किया, गुड, नेक्स्ट वाला गोल जाएंगे। वो गोल उन पे फोकस करो ताकि आप दूसरे से ऐसा कंपैरिजन मत करो। तो ये वाला चीजें मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को। और बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आते हैं, मैंने वो एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक शॉपकीपर है, दो एग्जांपल देता हूं, दोनों सिमिलर है। एक शॉपकीपर है, दोनों को ब्रोकाजावेजिया है। ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद हिज फ्रेंड्स एंड कस्टमर क्योंकि वो शॉपकीपर है। उसके बाद वो जब स्ट्रोक हुआ वो घर पे था। 1 ईयर तक वो मेडिकली रिकवर हो रहा था, और वो जो मोटार पैरालिसिस जब होती है वो रिकवर हो रहा था। 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 90% मोटार इंप्रूव हुआ, वो चल सकता है, वो थोड़ा अपने डेली एक्टिविटीज, बेदिंग, वो सब कर सकता है। स्पीच डिड नॉट इम्प्रूव मच। He was demotivated because he couldn't speak. He was always thinking कि मुझे ये वीकनेस है, मैं बोल नहीं पाता, what people will think, ऐसा वो बोलते थे। कुछ मैसेज आया, ओके। सॉरी, कुछ स्लाइड का इशू है। He was demotivated and couldn't speak and he practiced exercise with me। वो मेरे साथ प्रैक्टिस किया। वो सेशन में प्रैक्टिस करते थे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अभी भी पुअर था। और मैंने उनको बोला कि अपने दोस्तों से मिलो, और दोस्तों को मैंने ऑलरेडी अवेयरनेस पैम्पलेट्स और टिप्स ऐसा करके मैंने दिया है, कुछ एडाप्टिव बिहेवियर्स भी बताया है। नाउ मतलब जो उनको थोड़ा वो मोटिवेटेड बनने लगे और थोड़ा कम्युनिकेट करने लगे, वर्बली या नॉन वर्बली, कुछ जेस्चर्स के हिसाब से कम्युनिकेट करने, कुछ बोलने लगे, वर्ड्स के हिसाब से बोलने लगे। तो ये एक एग्जांपल है। अभी दूसरा एग्जांपल सिमिलर केस है, वो भी शॉपकीपर है, वो भी कम्युनिकेट करना चाहता है फ्रेंड्स से, वो भी घर पे ही था स्ट्रोक के बाद। उनका मोटर रिकवरी 50% था। ही वॉज ऑल्सो डीमोटिवेटेड, ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, ये वीकनेस है, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने प्रैक्टिस किया है मेरे साथ एक्सरसाइज, बट उनका कॉन्फिडेंस अभी भी थोड़ा पुअर है। और वो एक्सरसाइज घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो घर पे प्रैक्टिस के बाहर नहीं जाते हैं। और वो अभी भी सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना वर्ड्स भी नहीं बोल पाता, अगर इतना भी बोल पाया तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये दो पेशेंट दोनों शॉपकीपर हैं लेकिन दोनों ने जाना, दोनों का कंडीशन भी एक ही है लेकिन दोनों का इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन दूसरा होता है। तो अगर मोटिवेशन या रिकवरी के टाइम पे आप ज्यादा एक्सपोज ना हो तो बहुत डिफिकल्ट रहता है वो जो थेरेपी में जो सीखा है वो उसको अडाप्ट अपने डेली लाइफ में अडाप्ट करने। दूसरा एक पेशेंट था 72 ईयर ओल्ड, वो मैंने उनको बहुत जल्दी देख लिया था। और स्क्रीनिंग में उनको सीवियर एफेजिया था। मुझे थेरेपी गोल्स का आइडिया ही नहीं था क्योंकि फॉर्मल टेस्ट के हिसाब से हमको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, हमको डायग्नोस करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलता है। मेरे जूनियर ने वार्ड में गया, मेरे पेशेंट ने बोला कि पेशेंट इज नॉट मोटिवेटेड, वो कंबल ऐसा करके सो रहा है, वो बातें नहीं करना चाहते हैं। तब मैंने केयर गिवर से पूछा। केयर गिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन चीज़ों में।
मैंने पूछा उनको क्या पसंद है, ताकि हम थोड़ा उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए इनिशिएट तो कर सके, कुछ मटेरियल्स ला सके, वो मटेरियल्स भी उनके हिसाब से ला सकते। उडुपी में ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन वन फोक डांस, और उनको रिलीजियस रिचुअल्स के जो वर्ड्स है वो सब बहुत पसंद था। किशोर कुमार के म्यूजिक बहुत पसंद था। और इसलिए हमने क्या किया कि कम्युनिकेशन इंटेंट लाने के लिए, किसी को मुझसे बात करने के लिए वो इंटेंट होना चाहिए, वो इंटेंट लाने के लिए मैंने वर्ड्स, सेंटेंसेस और पिक्चर्स इस टॉपिक के हिसाब से बनाया। और थेरेपी टास्क तो सेम है। हमने जो थेरेपी टास्क लिया है वो रेगुलर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या जो मटेरियल जो अडाप्ट करनी होती है वो हम लोग करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने चेंज किया, अभी उनका इंटेंट आ गया, फिर हमने थोड़ा थोड़ा उनको प्रैक्टिस करने में स्टार्ट किया। इसलिए इंटेंट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पेशेंट है, 64 रिलेटेड, सेम पेशेंट मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है, और उनका जो टेस्ट के हिसाब से तो एफेजिया आया है, लेकिन थेरेपी गोल्स कैसे करें आइडिया नहीं है, उनका लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। फिर मैंने उनसे केयर गिवर से पूछा, मैंने बोला हाँ वो अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और तीन शी हैज 3 डॉटर्स। फिर उन्होंने बोले उनको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है और कन्नड़ा सीरियल्स में बहुत इंटरेस्ट है, और उनके जो पोते हैं उनसे स्कूल के बारे में बोलना, बातें करना, वो इंटरेस्ट है। तो थेरेपी टास्क आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है मोटिवेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिफरेंट है। और वो हमको चाहिए, वो केयर गिवर्स के हिसाब से हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल चाहिए। देर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, देर आर मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस, इट्स डिफिकल्ट टू come to the table and say that okay we'll practice this words. We need to select what is important for that patient and at what time is it important. acute care में दूसरा होता है, घर पे दूसरा होता है, अगर वो ऑफिस जाना चाहते हैं वो वर्ड्स दूसरा होता है। तो वो वाला डिफरेंस हमको देखना पड़ता है। अभी मैंने बोला रिपीटेटिव प्रैक्टिस, इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? 2 पेशेंट का एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट थी 43-year-old फीमेल हिंदी टीचर, उनको भी ब्रोका सरफेस। दूसरा 60-year-old हाउसवाइफ, वो भी ब्रोका। सेम डायग्नोसिस सेम है, हमारे टेस्ट के हिसाब से सेम है। हमने म्यूचुअली या कुछ डिसाइड किया कि हम 30 वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे रोज, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो गया 60 वर्ड्स। और मैंने उनको बोला कि आप 20 दिन के लिए ये वाला वर्ड्स प्रैक्टिस करो। शी डिड हर द केस 1 दैट इज 43-year-old, शी डिड एवरी डे 60 वर्ड्स फॉर 20 सेशंस, मतलब 7 दिन 3 हफ्ते टाइम लिया उन्होंने, और एवरी डे 60 वर्ड्स, एक भी वर्ड्स कम नहीं किया, एवरी डे 60 वर्ड्स। एंड इम्प्रूवमेंट 95% इन 30 वर्ड्स, है ना। और उनका कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट ऑल्सो इम्प्रूव्ड। एंड शी ओनली सेड 20 दिन पहले मैं इतना करती थी, अभी मैं इतना कर रही हूँ। अभी मैं दूसरे पेशेंट का एग्जांपल लेता हूँ, 60 इयर्स फीमेल जो घर पे रहते हैं, और ये हिंदी टीचर है फर्स्ट वन। सेकेंड वन जो हाउस वाइफ है वो भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, और 60 वर्ड्स सेम, 20 days एट होम। बट उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन वीक में किया, और वो भी इरेगुलर है। और जब वो बैठते हैं तो सिर्फ 20 वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं, बाकी के 40 वर्ड्स तो प्रैक्टिस ही नहीं किया है। और थेरेपी सेशन आके मैंने तो प्रैक्टिस किया है लेकिन इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रहा है, इम्प्रूवमेंट सिर्फ 20% आया है। और कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट, उन्होंने बोला कि जब मैं 20 दिन पहले, उनको 20 दिन का प्रैक्टिस करने में ऑलमोस्ट 10 वीक लगे, है ना। सेम जो कंपैरिजन में बता रहा हूँ। और उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने बोला नहीं मैं तो पहले जगह से थी अभी भी वैसे ही हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया है बात करने। सेम केस, 2 लोग, दो प्रैक्टिसेस, 2 तरह से प्रैक्टिसेस, इंप्रूवमेंट में 2 तरह से प्रैक्टिसेस, और कॉन्फिडेंस भी 2 तरह से। सो डायग्नोसिस जब बोलते हैं कि एफेजिया, वो एक टाइटल है, और उसके बाद जो थेरेपी जो होते हैं उसका मतलब क्या होती है, उसका रिपीटेटिव प्रैक्टिस क्या होती है, रेगुलर प्रैक्टिस को। ऐसा है कि अगर मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया है, मैंने आज गया हूँ, 1 महीने बाद गया हूँ, 2 महीने बाद, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। रिपीटेटिव इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ती है, होम प्रैक्टिस में भी और थेरेपी में भी। उसके तो 2-3 एग्जाम्पल में आगे आपको भी बता दूंगा पेशेंट के हिसाब से। आई एम हैविंग सम ट्रबल विथ द स्लाइड्स। Okay. Is it changing now? Yeah. एक और पेशेंट के एग्जांपल देता हूँ जो नॉन वर्बल रिलेटेड हमने प्रैक्टिस किया। एक पेशेंट थी 85-year-old फीमेल, उनका कॉल आया था और बोले थे कि
आप घर पे आके कुछ होम प्रैक्टिस, बहुत सारे थेरेपिस्ट होम विजिट कर लेते हैं। और जब मैं घर गया तो उनका घर बहुत ओल्ड विलेज घर है उनका, और बहुत अंदर उनका रूम था, और एक रूम में वो बेड रिडन थी, सीवियर अफेजिया था, वर्बल आउटपुट कुछ भी नहीं था, एक अक्षर भी नहीं बोल सकते हैं, एक वर्ड भी नहीं, अक्षर भी नहीं, और अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा पुअर था। और उनको मैंने वर्बल मोड पे ट्रेनिंग नहीं किया, क्योंकि केयर गिवर ने और बेटे ने बोला है कि सर मुझे तो, अगर वो बोलें कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए वो कम्युनिकेट करें, टीवी फैन अगर चाहिए तो कम्युनिकेट करें, पानी या फूड या मेडिसिन के बारे में कम्युनिकेट करें, और या पेन के बारे में बताएं, वो ही काफ़ी है। तो मैंने क्या किया, हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लर्निंग बिहेवियर्स, उसको बोलते हैं ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग का लर्निंग बिहेवियर्स। मैंने उनके जो बेड है ऐसे ही थे, बेड में वो बेल करके टाई कर दिया, क्योंकि हमको ये करना है, केयर गिवर्स जो उनको देखभाल कर रहे हैं, जो घर पे जो लोग होते हैं, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो इंडिकेट कर सके। और एक मैंने उनके जो पिलो तकिया होता है उनके पीछे एक बोर्ड किया, ये वाला बोर्ड नहीं, जो एक बोर्ड उनके हिसाब से किया, और वो वाला बोर्ड बोर्ड इसके हिसाब, वॉशरूम, टीवी, फैन, फूड, वाटर और पेन मेडिसिन रिलेटेड एक बोर्ड किया। मैंने उनको ट्रेन किया कि पेशेंट को बेल मारने बोला, और वो ऑपरेंट कंडीशन जब वो बेल मारते हैं तो मैंने बोला कि केयर गिवर्स आप आ जाओ। अगर वो लाइटली बेल मारते तो केयर गिवर्स नहीं आते। तो वो हमने 3 वीक या 2 वीक ऐसा मैंने उनको घर में करने दिया। 5 सेशन में मेरे साथ उन्होंने प्रैक्टिस किया, और उनको समझ में आया, ठीक है मुझे अगर ये चाहिए, मुझे फैन अगर ठंड लग रही है, तो मैं अगर बेल करूं और उस बोर्ड में दिखाऊं तो केयर गिवर समझ पाएंगे कि ये चाहिए। क्योंकि जब हम बोल नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि अच्छा ये मेरी जो बातें हैं मन में वो नहीं बोल पा रहा हूँ, या नहीं बता पा रहा हूँ, या नहीं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तभी वो दिक्कत होती है। तो कई सारे लोगों को हम इस स्ट्रैटेजिस के हिसाब से करना पड़ता है। एक्यूट केयर में जब मेडिकली वो बहुत रिकवर और या अनस्टेबल रहते हैं, तभी हम ये वाला स्ट्रैटेजीज को ज्यादा, क्योंकि हमारा फोकस है वो कम्युनिकेट पहले करें, बोले, और स्टिमुलेशन के हिसाब से, ऑडिटरी स्टिमुलेशन के हिसाब से हम का लैंग्वेज भी इंप्रूव करते हैं, लेकिन पहले कम्युनिकेट तो करें कि अच्छा मुझे दर्द कर रहा है, नर्स को बोलना है ऐसा। कई सारे पेशेंट सीवियर जब होते हैं तभी उनको ये वाला मैकेनिज्म भी करना पड़ता है। और ये वाला डिटेल में नेक्स्ट सेशन में आपको एएसी के बारे में आपको कुछ टॉक, कुछ और स्पीकर टॉक देने वाले हैं, तो ये वाला एग्जांपल। मानना और मान कई पेशेंट्स व्हील चेयर में रहते हैं, तो हम एक यूजुअली जब हमको अगर चलने में दिक्कत होती है तब हम छड़ी या वॉकिंग स्टिक यूज करते हैं, या व्हील चेयर यूज करते हैं। लेकिन अगर बोलने में दिक्कत होती है तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन का ये जो मैकेनिज्म है ये वाला यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या है पिक्चर्स, ये क्या है वर्ड्स इसको दिया। लेकिन वो कम्युनिकेशन अगर ठीक कर पाते हैं, आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट, वेन यू आर नॉट एबल टू वॉक यू आर रेडी टू यूज द वॉकिंग स्टिक। और कई सारे पेशेंट्स अपने घर पे जब टॉयलेट के जो बाथरूम होते हैं उधर रेलिंग डालते हैं ताकि वो पकड़ सके। Similarly, this type of alternate communication will ensure that whatever you want to communicate to your caregivers, आपका सर्कल तो छोटा है, ये पेशेंट तो घर पे रहते थे, तो वो वाला जो घर पे रहते हैं इतने अगर आप बोल सके तो इट विल बी केयर गिवर्स ऑल्सो विल बी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। जब ये वाला स्ट्रैटेजीज मैंने इस पेशेंट को बोला, उन्होंने बोला कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हम बोलना करना चाहते हैं, उनके साथ जो करना चाहते हैं, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट भी अपने हिसाब से होती है और सेल्फ होती है। इतने इतने ही वर्ड्स है उनके लिए, इतने ही पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 पिक्चर्स मैंने उनको बोर्ड दिया है। कई सारे पेशेंट को बहुत देना पड़ता है, ये वाला एक मैकेनिज्म है। ठीक है, ये सभी पेशेंट को एक ही जैसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म एक ये इस पेशेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा एक पेशेंट था 45 ईयर ओल्ड, वो बैंकर था, बैंक में काम करता था, वो पैदल जा सकता था, थोड़ा मॉडरेट अफेजिया था, उनका दिक्कत थी वर्ड डिफिकल्टीज और सेंटेंस डिफिकल्टीज। मुझे लगा कि हाँ इनका वर्बल ट्रीटमेंट ही बेटर हो सकता है, उनको मैं
ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मैं उनको फोकस कर सकता हूँ। तो केयर गिवर डॉटर ने कहा कि इनका नीड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये शॉपिंग पे जाते हैं, ये पार्क में जाते हैं, अपने दोस्तों से बैंकर के दोस्तों से मिलते हैं। तो मैंने उनको 10-20 एक्सरसाइजेस का मैंने एक लिस्ट बनाया है। मैंने बोला कि अच्छा मेरे साथ आप 100 वर्ड्स क्लिनिक पे करो, 200 वर्ड्स आपके घर पे करो रोज। तो रोज हो गया 300 वर्ड का प्रैक्टिस। और उसके बाद मैंने बोला कि नेमिंग का प्रैक्टिस आप मेरे साथ सीखो। और ये वाला पेशेंट अपने आप प्रैक्टिस कर रहे, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये उन्होंने अपने आप लर्न किया वो घर पे कैसे करते हैं। और मेरे से बोलते हैं सर इस वीक का मैंने 100 वर्ड्स या 200 वर्ड सेलेक्ट किया, नेक्स्ट वीक का वर्ड्स आप मुझे दे दो। ताकि वो नेमिंग वो जो सेक्शन है, वो जो वर्ड्स नहीं आते वो वाला सेक्शन उन्होंने अपने आप किया है। और मुझे बोलते हैं कि हम सेंटेंस में आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसका ये एक मतलब है कि जो नेमिंग का जो वर्ड्स है वो उन्होंने स्टॉप नहीं किया है, उन्होंने कंटिन्यू किया है। लेकिन जो सेंटेंस का है उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया। लेकिन मैं नहीं जानता वो अगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नेमिंग के रिलेटेड। लेकिन ऐसा उनका मैंने गोल, थेरेपी गोल प्लान किया है। नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। मैं ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। हम we are Indians and we are good fan of cricket. Many people are good fan of cricket, and nowadays in cricket we know Virat Kohli is scoring 100 in matches. But it also means that he is practicing every day in the clinic. मतलब नॉट इन द क्लिनिक, इन द नेट्स। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो अपने जो मेन गेम होता है उसमें से वो कुछ इंडिया के लिए कुछ अच्छा खेल रहे हैं। तो एक जो ये स्ट्रोक के बाद एफेजिया का प्रैक्टिस होता है वो एक 2-3 शब्द का ये है, यूज इट और लूज इट। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हो रोज तभी आप उस स्किल्स को गेन करते हो। मेनी स्पीच थेरेपिस्ट अगर एक टास्क को उन्होंने किया है वो टास्क को वो फिर से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो ऊपर दूसरे गोल्स पे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो दूसरे वाला जो आपका जो कोर प्रैक्टिस है वो नहीं करोगे। मतलब अगर मैं 100 रोज मार रहा हूँ या 2-3 मैचेस में मार रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फिर से नेट में जाके प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ये एनालॉजी मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी गुड फैन ऑफ क्रिकेट। स्पीच थेरेपिस्ट के साथ 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का टाइम होता है एक पेशेंट को देने के लिए। Many exercises cannot be done in clinic in one day, and even in one day we have only 30 to 40 words or 50 words which we can practice. There are millions of words to practice, it's difficult. So आप home practices करो, speech therapist के साथ वो विधान, वो मेथड को सीखो और वो इंक्लूड करो अपने डेली रूटीन में। हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं एक्सरसाइजेस तो बहुत बोरिंग है। Sometimes it can be boring, I understand. So you take 10-15 exercises, in that you design a schedule that okay इस टाइम पे मैं ये करूंगा, उस दिन पे मैं ये करूंगा। लेकिन वो रेगुलर का एक रूटीन बनाओ ताकि आप इजी हो सके। ये वाला एनालॉजी आई होप यू पीपल आर एबल टू कनेक्ट विथ व्हाट इंटेंसिव प्रैक्टिस मीन्स। इंटेंसिव प्रैक्टिस का ये मतलब है कि ये जो प्रैक्टिस होती है उसको शेड्यूल में रेगुलरली करनी पड़ती है ताकि वो बहुत सारे हम स्किल्स को अचीव करने में इजी होता है। और एक ही मंत्र है, यूज इट और लूज इट। ये जो ब्रेन के रिलेटेड प्रैक्टिसेस है वो उसका एक ये है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं उसको, यूज इट और लूज इट। हाँ, नेक्स्ट, मेनी पेशेंट है। मैंने पिछले वाला एक एग्जाम्पल बोला था कि पेशेंट ने बोला कि सर एक्सरसाइज तो बहुत बोरिंग है। एक पेशेंट 56 ईयर ओल्ड, वो उनको नाम बोलने का जो एक वो रिकवर किया है उन्होंने ब्रोकास एफेसिया से, वो एनेमिक में आए थे। हिज गोल वाज म्यूचुअली डिसाइड कि हम अभी वर्ड फाइंडिंग में देखेंगे। उन्होंने बोला आई नो द वर्ड, मुझे वो वर्ड पता है, मेरा मेमोरी भी अच्छी है, लेकिन मुझे अभी वो वर्ड नहीं आ रही है। वो हमेशा बोलते हैं ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं जब मैं पिक्चर या कुछ वर्ड, ये वो उसका नाम क्या है, ऐसा वाला उनका बिहेवियर है। आई कैन से द करेक्टली वन टाइम, कभी कभी मैं पूछता हूँ तो एक करेक्ट बोल लेता हूँ, लेकिन अदर टाइम आई कैन नॉट, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड एट द राइट टाइम। एक्सरसाइजेस आर गुड बट हाउ मेनी टाइम्स टू प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस अच्छी है लेकिन कितने बार प्रैक्टिस करूं। मेरा एक पर्सनल एनालॉजी है, मैं बोलता हूँ दवा तो कड़वी होती है, जो प्रैक्टिस होती है वो कड़वी होती है। जो आपको, अगर आपने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि ये वाला गोल हमको इम्प्रूव करना है, तो
तो वो वाला एक्सरसाइज ही बेस्ट है आपके लिए। हम एक्सरसाइज के जो विधान है वो थोड़ा बदल देंगे, लेकिन आपको वो तो रेगुलरली प्रैक्टिस करना। एक और एनालॉजी मैं यूज करता हूँ, आप ब्रश तो रोज करते हो, आपने उसको रूटीन में लाया है, आप तो एक महीने में एक बार ब्रश कर सकते हो। वैसे ही एक जब एनालॉजी में यूज करता हूँ, ये मेरा एनालॉजी है, ये किसी मैं आप सिर्फ टिप्स देता हूँ आप केयर गिवर्स को, ताकि आप समझ सके कि इंटेंसिव प्रैक्टिस का मतलब क्या होती है। और मैं बोलता हूँ कि इफ यू नीड वी कैन चेंज योर गोल, वी कैन चेंज द मटेरियल। अगर आप फूड आइटम्स के बारे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम फूड आइटम्स के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा घर पे, होम प्रैक्टिस, और मेरे साथ जो प्रैक्टिस होगा मैं आपको शेड्यूल बना के दूंगा। हम उसको म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, और ये वाला शेड्यूल जब आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो दूसरा शेड्यूल बनाएंगे, चेंज करेंगे। तो थेरेपी इज एडेप्टिव, तो इसलिए मैंने वो टाइटल दिया था प्रेजेंटेशन में, व्हाट डू यू मीन बाय थेरेपी। तो थेरेपी इज यूजुअली एडेप्टिव, गोल ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि हमने 10 वर्ड लिया है और वो प्रैक्टिस किया फिर हो गया, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। मैं जो जगह पे रहता हूँ उधर 4-5 लैंग्वेजेस बोलते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात पूरे लोगों तक पहुंचे। और सर जो अपूर्वा सर है उन्होंने बहुत सारे कैंप्स किया है, ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम जो जनरल पब्लिक के लिए है, जो पेशेंट्स के लिए है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। उनमें अगर आपके शहर में हो रहा है तो आप अटेंड करो। और फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर से हमसे क्या उम्मीद है, फॉर ऑल स्पीच थेरेपिस्ट हमको ये मटेरियल्स क्या सेलेक्ट करना है, और उनका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, और ये सब चीजें SLPs को आप मदद कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे भाषाएं हैं, मेनी केयर गिवर्स फाइंड डिफिकल्टी टू फाइंड क्लिनिशियन हु स्पीक पेशेंट प्रिफर्ड लैंग्वेज। मतलब अगर मैं मराठी में बात करता हूँ तो पेशेंट प्रिफर्ड लैंग्वेज तो मराठी घर पे होती है, तो वैसा क्लिनिशियन ढूंढना डिफिकल्ट होती है उस टाइम पे। और अगर मैं कुछ और भाषा बोल देता हूँ तो उस टाइम तो आप एक जो क्लिनिक में जाते हो उसके बाद उनसे वो थेरेपी टास्क सीखो, क्योंकि क्लिनिशियंस भी वर्कलोड बहुत होती है। वो टास्क सीखने के बाद आप घर पे वो ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये भी हो सकता है। आजकल दूसरा भी मैकेनिज्म है, लेकिन वो टास्क पहले सीखने के लिए बहुत ऑब्जर्वेशंस होती है, और वो एडाप्टिव होती है। एक बार सीखो, घर पे करो, और रेगुलरली भी जाओ, तो ताकि बहुत सारे स्किल्स को आप एक साथ कर सकते हो। हाउ डू यू डू इंटेंसिव प्रैक्टिस, अदर कंट्री एग्जाम्पल। पेपर एंड पेन मेथड, मतलब बुकलेट्स होते हैं, होम थेरेपी मैनुअल्स होते हैं, और एक बार पेशेंट्स थेरेपिस्ट के साथ सीखने के बाद, वो मेथड सीखने के बाद, फिर आप वर्ड्स को एडिशन करो और सेंटेंसेस को एडिशन करो, है ना। और केयर गिवर्स प्रिंट आउट पिक्चर्स को प्रिंट आउट या फोटोग्राफ्स को प्रिंट आउट, या जो अपने जो फैमिली फोटोज है उसके हिसाब से अगर कुछ टॉपिक है तो वो वाला फोटोग्राफ्स ले सकते हो। और बाहर के देशों ने क्या किया है, आजकल मोबाइल ऐप्स के दौरान उन्होंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिसेस करना, लेकिन उनके जो जगह पे है इंग्लिश बात करते हैं या जर्मन बात करते हैं। तो हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारे भाषा करने के लिए थोड़ा वर्क होना है इंडिया में। हम थोड़ा उसमें भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे पेशेंट्स उसको यूज कर सके। मोबाइल ऐप का ये मतलब नहीं है कि आप डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है। उसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो ऊपर वाला है वो कॉम्प्रेंशन वाला टास्क है, तो वर्ड लेवल कॉम्प्रेंशन का टास्क होता है, वो ऑडियो दे देता है और क्लिक करने पड़ते हैं। सिंपल टास्क है हमारे लिए, लेकिन पेशेंट्स के लिए वो दिक्कत है। इस सेम टास्क को पहले आप क्लिनिशियंस के साथ सीखो, क्योंकि वो जो एडाप्टेशन जरूरत होती है, सुनना और वो फोटोग्राफ पे अंडरस्टैंड करने के लिए क्लिक करना, और रेगुलर प्रैक्टिस में वो चित्र को सेलेक्ट करना, उसका अगर कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टीज सीवियर पेशेंट हो तो वो वाला टास्क लाने में हमको बहुत टाइम लगता है। जब वो कंफर्टेबली क्लिनिशियंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं तब आप मोबाइल पे जाना, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सको या होम प्रैक्टिस कर सको। सीधा उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि एडाप्टेशन जो होती है क्लिनिशियंस के साथ, उनको पता होता है कि हाँ ये पेशेंट का रेस्पॉन्स ऐसा है तो मुझे ऐसा रेस्पॉन्स देना है, और वो प्लान्ड होती है। एक वाला वो है, ये वाला टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर्स में भी कुछ होम बेस्ड प्लान्स मिलते हैं, आईपैड में भी मिलता है, एंड्रॉयड फोन में भी मिलता है। और वो वाला सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर में है तो वन पेशेंट विल हैव हेमीपेरेसिस वीकनेस होती है, तो माउस चलाना में बहुत दिक्कत होती है।
iPad will be having a small numbering screen और font size बहुत छोटी होती है, तो उसमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है. तो selection of technology or for patients is also a task for a speech therapist. So for those patients मैंने एग्जांपल दिया है कि क्लिनिक आने में दिक्कत होती है. आजकल टेलीथेरेपी भी बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिशियंस करते हैं, ताकि आप मोबाइल में या कंप्यूटर में फेस टू फेस, जैसे आप मेरे बात सुन रहे हो, वैसे भी प्रैक्टिसेस टेलीथेरेपी के हिसाब से कर सकते हो. कंप्यूटर में थोड़ा स्किल्स, थोड़ा केयर गिवर्स के हेल्प के साथ ऑनलाइन में कर सकते. बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं आजकल, ताकि वो जो डिस्टेंस फ्रॉम क्लिनिक टू होम और वो केयर गिवर का जो टाइम इन्वेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो, और कंप्यूटर में थोड़ा प्रैक्टिस ऑनलाइन में करते हैं बहुत सारे लोग. और आजकल वैसा है कि मोबाइल में हम गूगल स्टोर में जाते हैं और सर्च करते हैं और हमको मिलता है बहुत सारे ऐप्स. सभी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं. वो सेल्फ मेडिसिन ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कि अपने आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐप्स सभी पेशेंट के लिए एक नहीं है. नॉट ऑल स्पीच थेरेपी ऐप इज सूटेबल फॉर यू. यूर SLP विल बी एबल टू डिसाइड एंड सेलेक्ट. बहुत सारे ऐप्स पेड होते हैं. गूगल ऐप में जब ऐप्स करते हैं तो पैसा देना पड़ता है. बहुत सारे ऐप पे करने के बाद वो सोचते हैं ये तो मुझे हेल्प ही नहीं कर रहा है. इसलिए SLP के साथ डिस्कस करो कि whether this app is suitable for me, whether my skills are good, whether my the impairment, or whether how to do the task is it good. बहुत सारे apps जो होते हैं, जो मोबाइल में apps there are millions of apps. Not all are for therapy. There are some traditional जो practice करने के लिए apps है, मेडिकल रिकॉर्ड्स ट्रैक करने के लिए ऐप्स है, एग्जिस्टिंग ऐप्स है, और AAC जो नेक्स्ट सेशन में वो बोलेंगे वो वाला. और बहुत सारे ऐप्स में जो है, जो इंडिया में थोड़ा बहुत सारे लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा काम कम हुआ है और काम हो रहा है. शायद फ्यूचर में आपको कुछ होम प्रैक्टिस के लिए करना मिलेगा. और ये वाला प्रैक्टिस भी आप SLP के साथ पहले सीखे और घर पे ही करें. सीधा डाउनलोड नहीं करें. कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आने के लिए बहुत दिक्कत होती है. और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना दिया है फिर भी वर्क नहीं किया है, तो सोच के SLP के साथ सेलेक्ट करिए. म्यूचुअली गोल्स डिसाइड कीजिए ताकि वो हेल्प करे आपको. नेक्स्ट, इसको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं? हम पेशेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं. हम देखते हैं कि वो जो गोल बोले हैं, वो अगर गोल उनके कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं. और तभी उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला ऐप है. और हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि अगर वो अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैन द पर्सन डू इट इंडिपेंडेंटली और रिक्वायर सम सपोर्ट, और कैन वी ट्रेन द केयर गिवर्स टू यूज द ऐप. और ये कैसे करते हैं, उनका मोटर बिहेवियर देखते हैं, उनका कॉग्निटिव रिलेटेड देखते हैं, वो इंटरनेट कैसे चलाते हैं, ऐप कैसे चलाते हैं वो देखते हैं. हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, छोटा फोन लेके कर सकते हैं या कंप्यूटर में कर सकते हैं, इंटरनेट का एक्सेस कैसे है. और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ऐप सूटेबल है ऐप बेस्ड के लिए, वो हमको बहुत 2-3 सेशन या 3 सेशन में ऑब्जर्व करनी पड़ती है और फिर सेलेक्ट करते हैं. तो उसके डोंट जस्ट गो एंड डाउनलोड एप्स फ्रॉम गूगल स्टोर. इट मे और इट मे नॉट हेल्प यू. वो वाला कंटेंट मैं इस स्लाइड में बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट, लास्ट वन इज व्हाई थेरेपी प्रोग्रेस इज स्लो. ये जो इम्प्रूवमेंट होती है ये स्किल है, जो ब्लेस्ड स्किल है ह्यूमंस के लिए. स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन एक ब्लेस्ड स्किल है ह्यूमंस के लिए. ब्रेन डैमेज की वजह से वो वाला स्किल आपने खोया है. बहुत सारे स्किल अभी भी है. We identify, that is clinicians identify intact and impaired skill, and the solution to improve speech language skill is only speech therapy. और speech therapy doesn't improve that, doesn't mean that वो सिर्फ स्पीच प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव करें या बोलने में इम्प्रूव करें. वो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉन वर्बल पे इम्प्रूव कर सकते. जब मैं बात करता हूँ, देखो आप, मैंने बहुत सारे जेस्चर्स यूज किया है. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस होता है और बहुत सारे जेस्चर्स होता है. ह्यूमर, कॉमेडी से कोई कभी कभी बात करते हैं. तो वो सारे स्किल्स में डिफरेंट पेशेंट का डिफरेंट हो सकता है. थेरेपी का मतलब है कि हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें. और इंडिया में मैंने बहुत
नोटिस किया है कि मेनी पेशेंट्स आर केयर गिवर्स ऑफन अप्रोच वेरियस अल्टरनेट मेडिसिन। वो टूरिंग पे जाते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ जाते हैं, टूर पे जाते हैं कि ये वाला, कि ये वाला। ऑल्टरनेट मेडिसिन कैन फैसिलिटेट बट मे नॉट इम्प्रूव योर लॉस्ट स्किल। मतलब वो सहायता कर सकती है, मेडिसिन जो लेते हैं इट में हेल्प यू, इट वो साथ दे सकता है, लेकिन स्पीच थेरेपी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि स्पीच थेरेपिस्ट के साथ रोज ऐसा कर, आप घर पे भी अगर स्पीच थेरेपी के साथ सीख के आप घर पे करोगे, वो भी जो स्ट्रैटेजीज अगर एसएलपी ने बोला वो आप घर पे करोगे, वो भी इंप्रूवमेंट देता है। मेनी पेशेंट्स लूज होप एंड बी एट होम। तो अगर आप कम्युनिकेशन के लिए मोटिवेटेड ना हो तो बहुत दिक्कत होगी। हम कोशिश कर रहे हैं मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएट करने के लिए इंडिया में, ताकि हम उन ग्रुप को टीच कर सके, ताकि वो अगर पेशेंट आ सके तो वॉलंटियर बेस का भी हम प्रैक्टिस कर सके। तो आज के लिए तो मैं इस ये स्टॉप करूंगा। आई विल, आई थिंक आई हैव मेड enough, given enough patient examples to people, and if anybody has some doubt you can ask me. I will try to I'll try to answer. The question: what if the PWA does not accept he or she has aphasia? They resist the therapy. How to get them participate in the therapy? Yes, one thing what I do is caregivers को हम काउंसिल पहले करते हैं कि उनको ऐसा चीज है या टॉपिक्स पे इन्वॉल्व करो ताकि वो बातें करने में थोड़ा मोटिवेट हो सके। इसलिए मैंने बोला ना, मोटिवेशन जो स्किल्स जो है वो उनको थेरेपी लाना या थेरेपी प्रैक्टिस करना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं अगर किसी ने मुझसे आके पूछा मैं फिजिक्स के बारे में आप मुझसे बात करते, मैं तो उनके साथ बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है टॉपिक। सो वो टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई गेव अ पेशेंट्स एग्जाम्पल, व्हेन माय जूनियर्स, जो क्लिनिशियन जूनियर्स होते हैं, वो गए थे वार्ड के लिए, वो सीधा कंबल उठा के ऐसे मैं बात नहीं करना चाहता, ऐसा करके वो उनका बिहेवियर था। लेकिन मैं केयरगिवर्स के साथ हमने इंटरव्यू किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ उनको वो यक्षगाना, वो जो उडुपी का जो फोक डांस है वो पसंद है उनको। ये जो किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है। तभी हमने वो वाला टॉपिक या वो वाले गाने उनको प्ले किया, तो उनको भी इंटरेस्ट आया थोड़ा कि अच्छा ये वाला टॉपिक पे लोग कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं और हमें थोड़ा कोशिश करूंगा। तो मोटिवेशन with speech therapist, caregivers, friends, maybe somebody who is elder in the family or somebody who is good, renowned person in the family. I remember when I was in Indore with Puranik sir, एक पेशेंट हम लोग कैम्प किया था, एक पेशेंट मोटिवेटेड नहीं थे, तो जब बहुत अच्छे डॉक्टर्स या एक्सप्लेन करते कि ये प्रैक्टिस करने से अच्छा है, व्हेन you know people in that age or people who are worked professionals who speak, the elder people who speak or the younger people speak, children who speak, so some people may get motivated. I know ये आंसर में 2-3 लाइन में नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा मोटिवेशन करने में बहुत टाइम लगता है। मैं समझ सकता हूँ उस पेशेंट को पार्टिसिपेट करने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये वाला जो टिप्स है हम कोशिश तो कर सकते हैं। हेलो रजत, नमस्ते। हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्ते, आई एम फाइन। नाइस टू लिसन यू, बहुत अच्छा लगा। ये जो पॉइंट उठाया है श्रुति ने, एक चीज होती है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन का मतलब होता है कि आप जो थेरेपी दे रहे हैं उसको एक खेल खेल में, प्ले में, गेम में कन्वर्ट करो। तो इस पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लोगों को इंटरेस्ट जागृत करने के लिए आप हम कुछ इंटरेस्टिंग उसमें रिवार्ड रखें कि आप इतना बोलोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा या आपको यहाँ घुमाने ले जाएंगे, या हम उसको स्टोरी और प्ले के रूप में करें कि आज हम ये रोल प्ले करेंगे और ये गेम करेंगे। दीज आर सम ऑफ द वेज टू make people interested into the speech therapy. So there can be reward function, and there can be gamification, and there can be an input of humor also. कि उसमें कुछ हंसने की स्थिति बने, ह्यूमर की स्थिति बने। तो इन तरीकों से हम कुछ पेशेंट्स का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है और बाद में भी उनको सस्टेन्ड इंटरेस्ट जो बनाए रखना है, सो
by converting some of the interactions into sort of game, entertainment, storytelling, role play, ड्रामा, ह्यूमर, ऐसी कुछ तरकीबें हमको लगाना पड़ती हैं लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। Thank you, sir. हेलो, मैं संदीप सातपुते एंड अपने अपूर्व पौराणिक साहब ने मेरे को ट्रीट भी किया था और उन्होंने जो एक टेक्निक जो बताया था दैट वाज ट्रांसक्रिप्शन सर। Yes, yes. हाँ, आई एम सातपुते ITO एट इंदौर। Yeah, I remember. Yes, हाँ, yes. आपने सर मेरे को एमवाई में ट्रीट किया था मुझे काफी समय तक। क्या नाम आपका? क्या संदीप सातपुते। आप उसमें थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे? नहीं, काइंड इनकम टैक्स हाँ, सातपुत, रिमेम्बर। यस, यस। हाँ सर, हाँ। 7-8 साल हो गए इस चीज को, बट बहुत फायदा रहा था मुझे इसका हमेशा। तो ट्रांसक्रिप्शन वाले को आप थोड़ा और भी इनको जो अपने रजत साहब हैं, डॉक्टर साहब, उनको हाँ। इसके ऊपर भी कुछ करने के लिए बताएं हमको, क्योंकि मैं खुद अभी भी अफेजियत को देखता हूँ, मतलब सफर हो रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं आता जितना पहले। 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल भी बात ही नहीं कर पाया था। जस्ट यस। यस और नो, इतना मेरे वर्ड्स निकलते नहीं थे। हाँ। आई जस्ट कुड नॉट से यस और नो, इतना भी नहीं था। बट नाउ यू कैन जस्ट सी, दो इट इज ऑलमोस्ट 9 years बैक वो था सारा स्ट्रोक था। Yeah. So I'm very much thankful to you again on this platform also. Thank you much. Thank you very Yeah. much, sir. Thank you. Good, good. Thank you. Thank you. जो आपका, जो अभी मुझे लग रहा है कि आप शायद बोलना चाहते हैं कि वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, जो मैंने एक पेशेंट का एग्जांपल दिया, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कभी कभी कपिल शर्मा शो समझ में नहीं आता है, मुझे वो पॉलिटिशियन के बात समझ में नहीं आता है, और कभी कभी वो ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या वोकैबलरी जो वर्ड्स हिंदी में होता है वो बोलने में दिक्कत होती है। तो आप एक टॉपिक के ऊपर सेलेक्ट कीजिए और वो वाला वर्ड्स यूज कीजिए और उसको आप रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कीजिए। कुछ स्ट्रैटेजीज में हम आपको बता सकते हैं कि ये वाला जो वर्ड फाइंडिंग जब डिफिकल्ट होती है तो ये वाला क्यू आप यूज कीजिए, उसको बोलते हैं फोनेमिक क्यू या मीनिंग रिलेटेड क्यू। क्योंकि आपने जो पहले बोला कि जब आप पहले थे सब यस और नो दोनों नहीं बोल सकते थे, तो वो वाला हो गया एक्यूट केयर। मतलब एक्यूट में जब आपको स्ट्रोक या कुछ हुआ होगा उस टाइम पे वो सीवियर होगा। जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस किया स्पॉन्टेनियस रिकवर भी आया, लेकिन कुछ रेसिड्यू भी रह गया जो बातें करने में जो परफेक्टनेस आना है। Yes. को वो कुछ स्ट्रैटेजीज आपको घर पे आप अडाप्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक जो पेशेंट मैंने बताया कि जब हम टेस्ट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट सीलिंग के ऊपर रहते हैं, मतलब टेस्ट में पूरा स्कोर्स करते हैं, लेकिन डेली कॉन्वर्जेशन में दिक्कत होती है, वो वर्ड नहीं आती है। तो वो क्यूइंग स्ट्रैटेजीज, जब वर्ड नहीं आती है तो वो वाला स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि वो वर्ड क्या था और बोलने में आपको थोड़ा मदद करेगा। स्लो बोल सकते हो शायद आप, लेकिन वो सही वर्ड आने में थोड़ा स्ट्रैटेजीज आपको यूज करना पड़ेगा। जी जी। और रिसेंटली मैडम रुशाली ठाकुर, उन्होंने भी मुझे बहुत ये किया था, काउंसिल किया था। आपके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। वो नेक्स्ट सेशन में शायद कुछ एएसी के बारे में बात करेंगे। और ओके, मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि इसका फॉलो अप कैसे पता चले, कब होने वाला है सेशंस? इसका नेक्स्ट सैटरडे को शायद एक और सेशन होगा। ऑर्गेनाइजर्स Yes, next Saturday 5 o'clock. Every Saturday, 5 Every p.m. Saturday 5 to 6 we have the sessions. Okay. Thank you very much. Thanks all. any more questions or comments are there? There's a question: is melodic intonation therapy useful for all types of aphasia? If I have to say, the answer is no. It is used for one type of aphasia, and ऐसा नहीं कि वो थेरेपी टास्क एक बार करो तो नेक्स्ट टाइम अडॉप्ट नहीं करते हैं हम। वो वाला मेलोडी इंटोनेशन थेरेपी जो जो टास्क है वो, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर मेरा
लेफ्ट हैंड में दिक्कत है तो मैं राइट हैंड यूज करके एक बकेट ऊपर आई कैन लिफ्ट अ बकेट. Similarly, the damage is in the left hemisphere, the speech is in the left hemisphere. हम बोलते हैं कि राइट हेमिस्फीयर का जो फंक्शन है वो यूज करके थोड़ा स्पीच इनिशिएट करने के लिए यूज होता है, सेंटेंस में बोलने के लिए. लेकिन कॉन्वर्जेशन लेवल पे जब हम जाते हैं तो वो वाला टास्क शायद हमको हेल्प नहीं करेगा, हमको दूसरा स्ट्रैटेजीज पे जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एक वाला टास्क एक वाला पेशेंट के लिए एक टाइम पे सेम होगा. Therapy gets adapted for each of the skills. Conversation skills पे शायद ये वाला नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेलोडी इंटरनेशन थेरेपी जो बहुत सारे फेज ब्रोकास रिलेटेड होता है, शायद मेरे एक्सपीरियंस से 10 में से 2 वाले पेशेंट या 3 वाले पेशेंट उनको हेल्प करता है और अच्छे से हेल्प करता है, और वो वाला एक ब्रिज बन सकता है. एक पेशेंट जो कुछ बात नहीं कर सकता है उसको हम थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सिंगिंग रिलेटेड या हमिंग रिलेटेड देते हैं. फिर स्ट्रक्चर्ड मेलोडी इंटरनेशन थेरेपी का प्रोटोकॉल फोकस करते हैं. स्ट्रक्चर्ड मेलोडी इंटरनेशन का थेरेपी का प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये जो मेलोडी होती है वो कंट्रोल्ड होती है, और जो सिंगिंग में जो रिदम या मेलोडी होती है वो बहुत चेंजेस होती है. मेलोडी इंटरनेशन का रिदम सिर्फ 3 रिदम में और सेंटेंस हम कुछ लाते हैं, फिर वो थोड़ा बोलने में उनको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाता लेकिन अभी मैं 2-3 लाइन बोल रहा हूँ या 2-3 सेंटेंस. उसके बाद अगर हमको लगता है कि अच्छा ये वाला टास्क है, हमने ये सीलिंग अचीव किया है, ये वाला स्किल हमने अचीव किया है, फिर हम दूसरे गोल पे जाते हैं. तो अगर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एक ही एफेज या कोई एक ही थेरेपी टास्क या थेरेपी मॉड्यूल ऐसा सेलेक्ट कर, हम अडाप्ट करते रहते हैं. और ये वाला आप घर पे सीखने के बाद, घर पे प्रैक्टिस करने के बाद, वो वाला स्किल अचीव करने के बाद नेक्स्ट स्किल. अभी का जो रिहैबिलिटेशन साइंस का एक है कि उनको बोलते हैं LPAA, लाइफ पार्टिसिपेशन अप्रोच. तो वो वाला हम कंटिन्यूअसली थेरेपी को अडाप्ट करते रहते हैं, और मेलोडी इंटरनेशन इज वन पार्ट ऑफ मेनी थेरेपी tasks, so I can say in that way, but it is useful but not for all aphasia. Any more questions? So I think we can now conclude. Huh? This already we have overstepped the Actually, time. Sorry, I didn't see the time. Yeah, no, it was good. Thank you. So next week I will be traveling, so I will not be able to attend Roshali's presentation. I will be in transit from Canada to India, and next to next we will again. I will join the thing.